18 महीनों से रिटर्न नहीं बना निफ्टी 50 में। स्मॉल और मिड कैप में तो नुकसान हुआ है, लेकिन उसी समय काल में जिन्होंने एसआईपी करी उनका तो आज भी मिड सिंगल डिजिट रिटर्न निकला है। कि भाई मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, कल क्या होगा किसको पता। फिर एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जहां पे हम डेट, इक्विटी और कमोडिटी, इन तीन चीजों के बीच में एसेट एलोकेशन करते हैं। SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एंड कुछ फंड हाउसेस ने लॉन्च भी कर रखा है, इक्विटी स्ट्रेटजी जा रहा है। ओवरऑल SIF एज अ कैटेगरी पे, एज अ फंड हाउस प्लस आपका खुद का पर्सनल व्यू क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर सर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, वेलकम टू EF टॉक शो। सर ये हमारा छठा एपिसोड है, सो जहाँ पर जनरली हम थोड़ी मार्केट की बातें करते हैं एंड म्यूचुअल फंड रिलेटेड बातें करते हैं। एक बार मैं जस्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर नीलेश शाह, CEO एंड MD ऑफ कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, अ रिच एंड अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 decades इन द मार्केट। सो आई थिंक आज बहुत सारी बातें करेंगे सर से, समझेंगे। So sir, would like your permission to start? Yes, please. So पहला सवाल सर, 18 महीने से मार्केट मोर और लेस फ्लैट है और हर बार हम कहीं जाते हैं तो इन्वेस्टर हमसे एक ही सवाल करते हैं, अब क्या, आगे क्या? सो इन द सेंस जनरली देखा ये गया है सर, हमेशा पीक पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं और हर बार यही होता है दैट इन्वेस्टर बिहेवियर इज नॉट चेंजिंग। एज एन इन्वेस्टर व्हाट शुड वन लुक आउट फॉर कि अगर 18 महीने से रिटर्न नहीं बना है, सो कॉल्ड रिटर्न नहीं बना है, तो क्या हमको देखना चाहिए आने वाले समय में? फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको एंड वेयर वी आर हेडेड सर? सबसे पहले धन्यवाद आपको, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया बात करने का। दूसरा, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आगे देखते हैं या पीछे देखते हैं? ऑब्वियसली ज्यादातर आगे देख के गाड़ी चलाते हैं, लेकिन पीछे भी ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह आपको निवेश में करना है। पीछे के रास्ते पे ध्यान रखिए। 18 महीनों से रिटर्न नहीं बना निफ्टी 50 में। स्मॉल और मिड कैप में तो नुकसान हुआ है, लेकिन उसी समय काल में जिन्होंने एसआईपी करी उनका तो आज भी मिड सिंगल डिजिट रिटर्न निकला है। सो पहला एडजस्टमेंट लमसम की जगह पे एसआईपी के लिए करिए। रेगुलर इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको देता है। दूसरा, आगे ध्यान रखिए। 18 महीनों से रिटर्न नहीं आया बिकॉज हमारी अर्निंग्स ग्रोथ कम हो गई थी, उम्मीद से कम। उम्मीद डबल डिजिट की थी, आया सिंगल डिजिट। अब आने वाले 2 सालों के लिए अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ती हुई, रफ्तार पकड़ती हुई दिखती है। तो अर्निंग्स ग्रोथ बेहतर हो रही है, वो एक रीजन है निवेश करने के लिए। दूसरा, आज से 18 महीने पहले वैल्यूएशन निफ्टी 50 का 24 के आसपास था, आज 20-21 के आसपास है। तो वैल्यूएशन भी थोड़ा सस्ता हो गया है। ये दोनों चीजों को आप अगर कंबाइन कर ले तो आपको समझ आता है कि निवेश करना जरूरी है, एसआईपी द्वारा निवेश करना जरूरी है। सर अगर कोई आज हमें बोलता है कि इन्वेस्टर की आई वांट टू पुट लमसम, अब उस लमसम वाले इन्वेस्टर को क्या एडवाइस करें? बिकॉज हर बार वो पैसा जिस दिन लमसम डालता है मार्केट उस दिन करेक्शन हो जाता है। सो व्हाट शुड बी एन एडवाइस टू एन इन्वेस्टर जब वो बोलता है कि नहीं मुझे पैसा लमसम करना है? एंड सर इंडिया ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग सर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हर जगह रिटायर भी होते हैं हर महीने। अब वो रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा एक बार में लमसम लगाते हैं, तो उन जैसे इन्वेस्टर को क्या सजेशन रहेगा हमारा सर? सो जो रिटायरी है उन्हें आपको कोच करना पड़ेगा। एक, रिटायरमेंट होने की वजह से आपकी रेगुलर सैलरी इनकम या रेगुलर बिजनेस इनकम
आइदर बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। आपकी रिस्क एपेटाइट भी प्री रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट में बदलाव होता है। तो सबसे पहले रिटायरीज को ये रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप लमसम जरूर निवेश करिए, पर सारा का सारा पैसा लमसम इक्विटी में लगाना हो वो तो जरूरी नहीं है, उचित भी नहीं है। आप एसटीपी के जरिए लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड, उससे इक्विटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो नॉन रिटायरी है वो अगर लमसम पैसा डालना चाहे तो उसे पूछना चाहिए कि भाई आप में कुंभकर्ण का डीएनए है क्या? रामायण में ऐसा कहा गया है कि कुंभकर्ण 14 साल के लिए सो जाता था, खाता था, सोता था। आप भी लमसम निवेश करके कुंभकर्ण की तरह 14 साल उसके ऊपर सो जाएंगे, तब जरूर से निवेश करिए। बट अगर आप कुंभकर्ण से रिलेटेड नहीं है तो मेहरबानी करके एसटीपी करिए, एसआईपी करिए। तो हमें लोगों से अवगत कराना पड़ेगा कि भाई मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, कल क्या होगा किसको पता। इसीलिए हम लोग एवरेज करने की कोशिश करते हैं, एंड मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग इस चीज को समझ जाएंगे। जब वो लमसम निवेश करने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा इक्विटी में लगाना है, वो एसटीपी के फॉर्म के ऊपर बड़ी आसानी से साइन कर देंगे। तो आई थिंक दैट्स द आइडियल वे टू इन्वेस्ट आज के डेट। और जिसको लमसम लगाना है, लंबा अवधि के लिए लगाना है, वो इत्मीनान से पैसा डाल सकते हैं। एंड सर उसमें एलोकेशन, ये जो हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ स्कीम्स हैं सर, इक्विटी सेविंग्स हो गया, कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो गया, बैलेंस एडवांटेज हो गया, मल्टी एसेट हो गया, ये सारा सारा प्रोडक्ट क्या रूल फिटमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? तो हाइब्रिड फंड है, उसमें आप असेट एलोकेशन की जिम्मेदारी फंड मैनेजर को दे देते हैं। अगर आप बहुत रईस हैं तो आपको प्राइवेट वेल्थ मैनेजर की सर्विस मिलेगी। बट हमारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 500 रुपए में निवेश करने वाले निवेशक को भी भारत के सबसे अच्छे फंड मैनेजरों की सर्विस मिल सकती है। नाउ एक पहला फंड है इक्विटी सेविंग स्कीम। वहां पे जो कंजर्वेटिव है, रिटायरी है, जिन्हें इक्विटी से थोड़ा कम वॉलेटाइल और डेट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे, उस प्रकार के प्रोडक्ट में निवेश करना है, वो देख सकते हैं। फिर एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो थोड़े और एग्रेसिव लोगों के लिए है। इक्विटी सेविंग्स और बैलेंस एडवांटेज दोनों में मार्केट के वैल्यूएशन के अनुसार इक्विटी में ऊपर नीच होगी। सस्ती मार्केट में ज्यादा इक्विटी में निवेश होगा, महंगी मार्केट में थोड़ी कम इक्विटी में निवेश होगा। बैलेंस फंड में स्टैटिक एलोकेशन रहता है, मोटा मोटा 70 इक्विटी 30 डेट, मोटा मोटा उसके आसपास ही घूमता है। तो ये तीनों फंड में आपको डेट और इक्विटी के बीच का एलोकेशन फंड मैनेजर के जरिए मिलेगा। फिर एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जहां पे हम डेट, इक्विटी और कमोडिटी, इन तीन चीजों के बीच में एसेट एलोकेशन करते हैं। तो जब भी कोई निवेशक एसेट एलोकेशन खुद नहीं करना चाहे तो वो इस प्रकार के हाइब्रिड फंड में अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार निवेश कर सकता है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, नीलेश भाई कहाँ पैसा लगाए? मैंने हमेशा उन्हें एक ही जवाब दिया है, भाई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डाल दे और लंबी अवधि के लिए डाल दे, तेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी। परफेक्ट। तो क्या सर इसको हम एक एफडी का रिप्लेसमेंट देख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 7, 10 ईयर्स? नहीं, ओके ये एप्पल और ऑरेंज कंपैरिजन होगी। ओके एफडी में आपको 100% मालूम है कितना पैसा 5 साल बाद मिलेगा। ओके हाँ, उस सिक्योरिटी के लिए आपको टैक्स भरना पड़ता है एट स्लैब लेवल। अगर आप HNI है तो 39% टैक्स प्लस सरचार्ज एफडी के ब्याज के ऊपर होगा। ऑन दी अदर हैंड, जब आप इक्विटी सेविंग स्कीम या बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करते हैं
तो उसमें क्या रिटर्न मिलेगा किसी को नहीं पता। सपोज आपने 2015 में निवेश किया और मार्च 2020 में रिडीम करेंगे, जाहिर है रिटर्न की बैंड बच गई होगी बिकॉज कोविड का समय था। बट उसी समय आपने निवेश किया होता और 2025 मार्च में रिडेम्पशन करते तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता। तो आप किस लेवल पे एंटर करते हैं उसके हिसाब से फंड में रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है। एफडी में आपको श्योरिटी है, फंड में रिस्क है, और इसीलिए फंड का रिटर्न ओवर डिफरेंट साइकिल कुड बी फार बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। रिस्क है इसीलिए रिटर्न है। सर अब नए स्कीम आई थिंक मार्केट में सेबी ने दिया है, SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, एंड कुछ फंड हाउसेस ने लॉन्च भी कर रखा है। कोई हाइब्रिड स्ट्रेटजी लाना चाहते हैं, कोई इक्विटी स्ट्रेटजी लाना चाहते हैं। ओवरऑल SIF एज अ कैटेगरी पे, एज अ फंड हाउस प्लस आपका खुद का पर्सनल व्यू क्या है? क्या आने वाले समय में बड़े निवेशक क्या इसमें जाएंगे, और अगर आएंगे तो उनका पहला एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, और हमारे जैसे एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर जो लोगों को सजेस्ट या एडवाइस कर रहे हैं, क्या सही तरीका है कि शुड दे स्टार्ट टेलिंग इन्वेस्टर कि आप एक हाइब्रिड सॉल्यूशंस के थ्रू SIF में आओ एंड देन ग्रेजुएट करो? व्हाट इज योर व्यू ऑन SIF एज अ कैटेगरी सर? SIF में एक HNI के लिए ये स्पेशलाइज प्रोडक्ट सेबी ने अप्रूव किया है। हमारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में हम कर्जा नहीं लेते, लिवरेज नहीं लेते और लॉन्ग शॉर्ट भी नहीं करते, सिर्फ लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। SIF में आप मार्केट को शॉर्ट भी कर पाएंगे और लेवरेज भी कर पाएंगे। 100 रुपया निवेश करके ज्यादा एक्सपोजर फ्यूचर के जरिए, ऑप्शन के जरिए ले पाएंगे। जाहिर है SIF में रिस्क एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड से ज्यादा रहेगा। आपने मार्केट शॉर्ट किया और मार्केट भाग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपने लिवरेज लिया और मार्केट गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऑब्वियसली फंड मैनेजर इसीलिए फंड लॉन्च करेगा कि SIF में वह रिस्क एडजस्टेड अच्छा रिटर्न दे पाए। इधर रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज्यादा रहेगा या रिस्क म्यूचुअल फंड से कम रहेगा अगर रिटर्न कंपेरेबल होंगे। तो SIF एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स को लेवरेज एज वेल एज लॉन्ग शॉर्ट टाइप का रिस्क प्रोफाइल एंड रिटर्न मिल सकता है। बट ये एक डिफिकल्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऑप्शन है। बहुत कम लोग लेवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कम लॉन्ग शॉर्ट फंड मैनेजर भी भारत में है। तो फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर जरूर ध्यान रखना, थोड़ा सा पैसा निवेश करके अनुभव लेना, और जैसे जैसे आपकी कॉन्फिडेंस बने वैसे वैसे आप उसमें और ज्यादा निवेश कर सकते हैं। हम भी अपना SIF लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पास वो टैलेंट नहीं थी, इसलिए रिक्रूट किया है बाहर से। जब वो ज्वाइन हो जाएंगे, अपना मॉडल, अपना तजुर्बा लेके वो एक नया अपना मॉडल डेवलप करेंगे और अपने तजुर्बे से इस फंड को हम लॉन्च करेंगे। एक और सवाल, थोड़ा इंटरनेशनल सवाल है। अनवाइंडिंग ऑफ जापानीज कैरी ट्रेड्स, और जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ भी रहा है। सो आई थिंक ग्लोबली इंटरेस्ट रेट का क्या सिनेरियो रहेगा सर, कि अगर ग्लोबली इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो FIS जो पिछले 1.5-2 साल से बेचे चले जा रहे हैं कंसिस्टेंटली, हमारे रुपए पे भी दबाव है। आने वाला टाइम आपको कैसा दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, एंड उसका क्या असर पड़ सकता है इंडियन मार्केट पे एंड ग्लोबली एज वेल सर? सो इंटरेस्ट रेट की साइकिल बनी रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों लगते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में भी बिल्कुल इसी तरह है। महंगाई बढ़ रही है तो ब्रेक लगा दो, ब्याज की दरें ऊपर। महंगाई कम हो रही है, ग्रोथ को सपोर्ट करना है तो एक्सेलरेटर दबा दो, लिक्विडिटी दे दो, ब्याज की दरें कम कर दो, वो रिकवर हो जाएगा।
महंगाई और ग्रोथ, इनको मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट की साइकिल बनी रहेगी। हमें लगता है कि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल धीरे 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 सॉफ्ट होएगा। यूएस में फेड इस साल और भी 2 ब्याज की दरें काटेगी, ऐसी उम्मीद है। यूरोप में भी ज्यादातर कंट्रीज ब्याज की दरें कम कर रहे हैं। जापान एक अलग एक्सट्रीम पे है, वहां पे ब्याज की दरें 0% के आसपास बड़े सालों से रही थी। अब महंगाई आ रही है तो वहां पे ब्याज की दरें बढ़ रही हैं। येन कैरी ट्रेड हमारी मार्केट को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा शायद, बिकॉज हमारे यहाँ पे लेवरेज जापानीज या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम है। बट बाकी बहुत सारे देशों में लोगों ने 0% और नियर 0% पे जापान से बोरो करके बाहर निवेश किया था। जापानीज सरकार ने खुद बाहर के देशों में निवेश किया था। अब उनका क्या रिएक्शन होगा ये देखना पड़ेगा। अनुमान यही है कि अगर मुझे अपने देश में ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो मैं बाहर क्यों निवेश करूं। तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जहां जहां पे जापान ने निवेश किया है वहां वहां से वो पैसे निकालेंगे और अपने देश में लेके जाएंगे, और उस वजह से उन मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। जब सर बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की, तो मोर और लेस क्या जो एक टाइम करेक्शन था वो हो चुका, और क्या आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा प्रोबेबली 6 से 8 मंथ थोड़ा टाइम और है, और नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है यूएस में, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा इंडिया पे सर? सो अनडाउटेबली जब अमेरिका ने टैरिफ लगाई तो हमारी इकोनॉमी पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने की आशंका हुई। फिर सरकार ने रिफॉर्म्स पैकेज लॉन्च किए, लोगों की जेब में पैसे रखे, तो वो आशंका धीरे धीरे दूर हो गई। अमेरिका क्या करेगा वो कहना मुश्किल है, बट बॉलीवुड के 2 डायलॉग हैं जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम और प्रेसिडेंट ट्रंप को समर्पित कर सकते हैं। ट्रंप घायल है इसीलिए घातक है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ लेवी को निकाल दिया, हकाल दिया। ऑब्वियसली अब वो और कुछ करेंगे। दूसरा, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है, सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ करते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी यूएस की बनी रहेगी, लेकिन बिकॉज ये सब टेम्पररी इम्पैक्ट है, मार्केट इमोशनली ज्यादा रिएक्शन देती है देन फंडामेंटली। अल्टीमेटली हमारी मार्केट का रिटर्न हमारी कितनी अर्निंग्स ग्रोथ आती है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अगर हमारी अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट बनती है आने वाले 2 सालों के लिए, तो वह मार्केट के लिए और इन्वेस्टर के रिटर्न के लिए सबसे पॉजिटिव बात होगी। इसका प्रोबेबिलिटी है क्या सर, डबल डिजिट रिटर्न बन सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो सर? अर्निंग्स ग्रोथ तो आएगी, वो काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। अब रिटर्न वो अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ वैल्यूएशन से जुड़ा है। जैसे कि 2027 की अर्निंग लेट से 1200 आई और 20 का पी है तो 24,000 निफ्टी है। 10 साल बाद 1200 की अर्निंग 2400 हो जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। बट उस समय अगर पी 10 का रहा तो मार्केट 24,000 ही रहेगी, और पी 20 का रहा तो मार्केट 48,000 हो जाएगी। तो अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर हमें भरोसा है। वैल्यूएशन ये हमें सोचना और समझना है। और आज की तारीख में भारत की वैल्यूएशन पे एक जो बहुत बड़ी इम्पैक्ट हो सकती है वह आईटी इंडस्ट्री के ऊपर एआई की इम्पैक्ट है। एक तरफ लगता है कि अगर एआई आके कोड लिखेगी, प्रोग्राम बनाएगी, सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी, तो हमारी आईटी कंपनी क्या करेगी, उसके अंदर बैठे लाखों एम्प्लॉइज क्या करेंगे। और अगर उन्हें कुछ होता है तो वो जो गाड़ियां खरीद रहे हैं, रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगी। उन्होंने जो कर्जा उठाया है बैंकों से, एनबीएफसी से, वहां पे क्या होगा। ऑन दी अदर हैंड आईटी कंपनीज वाले कहते हैं हम Y2K से शुरू किए, वहां से ट्रांजिशन करके एप्लीकेशन
डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पे चले गए, वहां से साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग पे चले गए। वैसे ही एआई के जरिए हम एंटरप्राइज एआई पे चले जाएंगे। वह इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री जितनी बड़ी हो सकती है। ये दोनों एक्सट्रीम के बीच में कौन सा सिनारियो डेवलप होगा, वह मार्केट के वैल्यूएशन को बड़ी इंपैक्ट कर सकता है। तो इस वक्त हमारा निवेदन ये है कि देखिए, एआई से क्या इंपैक्ट होगी इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। रोज नए नए डेवलपमेंट होते हैं, कंपनियां भी अपना रिस्पॉन्स दे रही है, निवेश कर रही है। तो अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करके निवेश करिए। होपफुली इंडियन आईटी कंपनीज रास्ता निकाल लेगी और उस वजह से भारत की ग्रोथ स्टोरी बनी रहेगी। और उसी वजह से अगर इन्वेस्टर मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन से निवेश करे तो पैसा बनेगा। सर एक और सवाल, पर कैपिटा 2500 से 5000, 5000 से 10,000, ये प्रोसेस कैसे होगा? इन द सेंस, जब हम बात करते हैं कि हमारा पर कैपिटा और हम 10 ट्रिलियन, ये नंबर्स कहाँ से आएंगे सर? ये जो 140 करोड़ का की आबादी है, ये कंजम्पशन करके ये सारी चीजें क्रिएट करेंगी? हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन कि सडनली हमारा जो 2200 पहुंचने में जिसको हमको 20, 25, 30 साल लग गए, अब यहां से ये डबल या ट्रिपल होने में प्रोबेबली 5, 7 या 10 साल में ही हो जाए। ये कैसे होगा सर? हाउ विल दिस हैपन? मोदी जी कहते हैं विकसित भारत बनाना है। Sure. जिस दिन ये सपना 144 करोड़ भारतीयों का हो गया, उस दिन ये सारी चीजें हासिल हो जाएगी। अगर 144 करोड़ लोग मिलके काम करें तो किस चीज अपने को रोक पाएगी? पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाना है तो दो चीज है। एक, नीचे से पॉपुलेशन कम कर दो, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ गई। एब्सोल्युटली। अब वो तो हमारे हाथ में है नहीं। तो हमारे हाथ में है कि हम जीडीपी को बड़ा कर दे कि पर कैपिटा जीडीपी बन जाए। अब इसके दो रास्ते हैं। एक जो अब ताइवान कर रहा है, उनके यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर की कंपनी है टीएसएमसी करके। आज उनके वहां पे दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। वो इतनी तेज गति से ग्रो कर रही है कि उनके ग्रोथ की वजह से ताइवानीज इकोनॉमी डबल डिजिट ग्रोथ दिखा दिया। लेकिन उस ग्रोथ का फायदा सभी ताइवानीज को नहीं मिला, और इसीलिए ताइवान सरकार ने अपने बाकी जो ताइवानी सिटीजन्स हैं उनको लाडली बहना की तरह सपोर्ट किया है, उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे हैं। तो एक मॉडल है कि हम कुछ कंपनीज को बड़ा कर दें और बाकी लोगों को लाडली बहना का हफ्ता देते रहे, बट वो तो अच्छा नहीं होगा। हमें ऐसा मॉडल करना है कि सब लोग पार्टिसिपेट कर सके भारत की ग्रोथ स्टोरी में, उनकी आवक भी बढ़े और उनकी वेल्थ भी बने। अगर 144 करोड़ लोग मिलके काम करेंगे तो विकसित भारत सपना नहीं, हकीकत बनेगा। और इसमें हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सबसे ज्यादा साथ देना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले मैं श्रीनाथ करके एंटरप्रेन्योर से मिला। वो स्पेसएक्स की तरह आसमान में रॉकेट भेजते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। 10 साल में उन्होंने ये अचीव करके दिखाया। इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर को अगर हम बढ़ावा देते रहेंगे तो वो जीडीपी ग्रो करता रहेगा, और जीडीपी ग्रो होगी तो हम पर कैपिटा में उसका कन्वर्जन देख पाएंगे। सर एक और इंटरेस्टिंग सवाल, किसान अब किसान रहना नहीं चाहता है, अपने बच्चे को बोलता है नहीं अब तो किसान मत रहो, तुम शहर जाओ, वहां जाके काम करो। तो हमारा जो इम्पिटस है सर टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, सो बेसिकली क्या ये डेफिनेटली आगे आने वाले समय में हम लोगों को हेल्प करेगा मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज लेबर वहां लगेंगी? तो कहीं ना कहीं डू यू फील जो गवर्नमेंट का जो जो इतना सारा स्ट्रेस जा रहा है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सो दैट हम एक्सपोर्ट करें, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बने, क्या इज इट द राइट डायरेक्शन और द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स?
सो अनडाउटेबली किसान का बेटा या बेटी अब खेती करने की जगह पे कुछ और करना चाहेंगे। अब उन्हें वो मौका मिलना चाहिए। पहले तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि एजुकेशन मिले उनको। करेक्ट। यह एजुकेशन शहरों में नहीं, गांव में भी उतना ही अच्छा मिले। किसान की बेटी भी कंप्यूटर सीख के प्रोग्रामिंग कर सके, उस लेवल का एजुकेशन हमें देना है। दूसरी चीज, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। खेत में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है बट आवक कम है, इसीलिए इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, उसको बोझ उठाना पड़ेगा। सर्विसेज में भारत बहुत अच्छी तरह खेल रहा है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में भारत थोड़ा पीछे है। आज हम दुनिया के 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। साउथ कोरिया और यूके को ओवरटेक कर लिया है। फ्रांस से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में है, बट वो इसलिए है बिकॉज हम 144 करोड़ लोग हैं। फ्रांस में तो कितने लोग होंगे। तो हमें इस वक्त लो हैंगिंग जो फ्रूट्स कहते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। एक्वाकल्चर, टेक्सटाइल्स, सॉफ्ट टॉयज, इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पे एम्प्लॉयमेंट बड़ी तेज गति से क्रिएट कर सकते हैं। हमें इन सेक्टर्स को, इन इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स खड़ी करती रहें। एंड सर, जो नए जेनजी इन्वेस्टर आ रहे हैं या आएंगे, उनके लिए आपका क्या सजेशन या एडवाइस रहेगा? बिकॉज सर, के लिए कंजम्पशन तो बहुत कर रहे हैं वो, और पता नहीं वो डेट लेके ही कंज्यूम कर रहे हैं। ईएमआईज पे उनकी जिंदगी है सर। हम लोग थोड़े क्लासिकल उससे आते हैं, जहां पर हमारे माँ बाप ने हमें बताया था कि पहले थोड़ा सेविंग कर लो, सबसे पहले तुम एलआईसी कर लो, फिर हेल्थ कर लो। आज के बच्चे वो स्ट्रेट अवे ऐप पे जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फिर ट्रेड करके निकल भी जाते हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन और एडवाइस रहेगा सर? सो हर जनरेशन को लगता है कि अपनी आने वाली जनरेशन थोड़ी इंडिपेंडेंट है। करेक्ट। तो मैं तो सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि जिंदगी में 4 नियम फॉलो करिए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स की जगह पे इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर कर दीजिए। करेक्ट। सेविंग्स की आदत बना लीजिए। सेकंड, बूंद बूंद से सागर बनता है, इसीलिए चाहे छोटा सही रेगुलर निवेश की आदत भी बना दीजिए। जल्दी का काम शैतान का, तो रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश मत करिए। ऐसी बहकावे में आके कोई गलत डिसीजन नहीं ले लीजिए। एंड डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो भले मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से आप एसआईपी चालू करिए या इक्विटी सेविंग स्कीम, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड में निवेश करिए। बट अपने पोर्टफोलियो को डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये चारों असेट क्लास में बांटिए ताकि आपको इस पोर्टफोलियो पे रियल रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करे वैसा रिटर्न मिलता रहे। सर, थैंक यू सो मच फॉर लवली इनसाइट जो आपने पिछले आधे घंटे में हमें थैंक दिया यू। सर। वापस दोबारा मैं फिर आपसे जुड़ूंगा सर, एंड वी विल हैव सम मोर क्वेश्चंस इन टाइम टू लुक कम। फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन।